हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू कैच अ 12 बैगर यानी ऐसे शेयर कैसे खरीदें जो कि 12 गुना तक रिटर्न दे सकते हैं। लर्न टू अर्न बुक में नाइकी और जॉनसन एंड जॉनसन की स्टोरी से इसे समझाया गया है। पिछले वीडियो में हमने नाइकी की स्टोरी को कवर किया था। इस वीडियो में हम जॉनसन एंड जॉनसन की स्टोरी पर बात करेंगे। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का नाम ना सुना हो। बचपन से ही जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की एक एनुअल रिपोर्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखना नहीं आता है। उन्हें लगता है कि इस काम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से होना जरूरी है, लेकिन आप इस वीडियो में समझेंगे कि केवल 20 मिनट में आप किसी कंपनी का पूरी तरह से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी एक और क्लियर कट स्टोरी है जिसको कोई भी इन्वेस्टर फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे समझने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत है। अगर आपने 1993 की एनुअल रिपोर्ट देखी होती तो आप इसी कंक्लूजन पर पहुंचते कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 1993 की एनुअल रिपोर्ट 10 मार्च 1994 को डाक से भेजी गई थी। पहली चीज जो इन्वेस्टर्स ने इस रिपोर्ट में देखी थी वो थी पिछले कुछ सालों में स्टॉक में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन। 1991 के लास्ट में ये लगभग $57 से लगातार गिर रहा था। रिपोर्ट आने के टाइम स्टॉक $49 तक गिर गया था। इतनी बड़ी कंपनी के लिए बढ़ते बाजार में स्टॉक में हो रही गिरावट के कारण इन्वेस्टर्स को शक होने लगा था कि कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उन्होंने फिर से एनुअल रिपोर्ट स्कैन करना शुरू किया। इन्वेस्टर्स रिपोर्ट में कोई बुरी खबर देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हर जगह अच्छी खबर को देखा। कंपनी की अर्निंग्स लगातार 10 सालों से बढ़ रही थी और इस पीरियड के दौरान चौगुनी हो गई थी। सेल्स भी लगातार बढ़ रही थी। कंपनी ने ये भी मेंशन किया कि उसने लगातार 10 साल डिविडेंड बढ़ाया था, लेकिन एक और इनक्रेडिबल फैक्ट को मेंशन करने में नेग्लेक्ट किया गया था कि कंपनी ने लगातार 32 सालों तक डिविडेंड बढ़ाया था। शायद जॉनसन एंड जॉनसन मॉडेस्ट होने की कोशिश कर रही थी। साथ ही इन्वेस्टर्स ने देखा कि कंपनी हाल के सालों में ज्यादा प्रोडक्टिव बन गई है। 1983 में जॉनसन एंड जॉनसन ने 77,400 एम्प्लॉइज के साथ $6 बिलियन वैल्यू के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर और सेल्स की, जबकि 1993 में 81,600 एम्प्लॉइज के साथ इसने $14 बिलियन वैल्यू के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर और सेल्स किया था। केवल 4,200 एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज के साथ मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स दुगनी से ज्यादा हो गई थी। 1989 से 1993 तक सेल्स $9.7 बिलियन से बढ़कर $14 बिलियन हो गई और एम्प्लॉइज की संख्या घट गई। इससे इन्वेस्टर्स को बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन हाईली एफिशिएंट और लागत में कटौती करने में कैपेबल हो रही थी। कंपनी के एम्प्लॉइज अपने टाइम का ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे थे। वो कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे। बहुत से वर्कर्स के पास भी कंपनी के शेयर थे और भले ही उनके पास ना हो, लेकिन जब सेल्स बढ़ी और मुनाफा बढ़ा तो उन्हें भी प्रॉफिट मिला। इसी रिपोर्ट को आगे पढ़ने पर इन्वेस्टर्स को पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन अपने खुद के शेयर बाय बैक कर रही थी। 1993 में 3 मिलियन शेयर और पिछले 10 सालों में 110 मिलियन शेयर। इसके लिए इसने अरबों डॉलर खर्च किए। जब कोई कंपनी इस तरह से अपने शेयरों को बाजार से हटाती है तो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी होती है। कम शेयरों का मतलब है हायर अर्निंग्स पर शेयर, जो हायर स्टॉक प्राइस की ओर जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन के शेयर की प्राइस को देखते हुए इन्वेस्टर्स को नहीं लगता कि कोई और बायबैक होगा। जॉनसन एंड जॉनसन की एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट से पता चलता है कि कंपनी के पास कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज $900 मिलियन से ज्यादा थी और कंपनी की टोटल इक्विटी $5.5 बिलियन थी। साथ ही लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी पर $1.5 बिलियन का लोन बकाया था, लेकिन $5.5 बिलियन टोटल इक्विटी वाली कंपनी के लिए एक मामूली राशि थी। इतने फाइनेंशियल दबदबे के साथ जॉनसन एंड जॉनसन का बिजनेस से बाहर जाने का कोई खतरा नहीं था। इस टाइम तक आप सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी में क्या कमी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने खुद को फ्यूचर के लिए तैयार नहीं किया हो? इस एनुअल रिपोर्ट के कवर पर हेडलाइन थी, ग्रोथ थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स।
कंपनी की 1993 की सेल्स का 34% पिछले 5 सालों में बाजार में पेश किए गए नए प्रोडक्ट से आया था। इस एनुअल रिपोर्ट के आगे के पेज पर इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने 1993 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर $1 बिलियन से ज्यादा खर्च किया, जो कि सेल्स का 8% था। R&D बजट 10 सालों में दुगने से ज्यादा हो गया था। जाहिर है कंपनी वही कर रही थी जो हेडलाइन ने कहा, ग्रोइंग न्यू प्रोडक्ट्स। इस स्टोरी को एक लार्जर कंटेक्स्ट में रखने के लिए इन्वेस्टर्स स्टॉक के प्राइस की तुलना अर्निंग से की गई। कंपनी को 1994 में $3.1 और 1995 में $3.6 पर शेयर कमाने की उम्मीद थी, जिससे उसका प्राइस अर्निंग्स रेशो 12 और 11 का मिल रहा था। फ्यूचर के अर्निंग्स का अनुमान लगाना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन के पास्ट में बहुत प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स थे, इसलिए अगर ये अनुमान सही निकले तो स्टॉक सस्ता था। उस टाइम एवरेज स्टॉक्स 1995 की एस्टिमेटेड अर्निंग्स के 16 गुना पर बिक रहे थे। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन अपनी 1995 की एस्टिमेटेड अर्निंग से 11 गुना प्राइस पर था और जॉनसन एंड जॉनसन एवरेज कंपनी से कहीं बेहतर थी। ये एक शानदार कंपनी थी, सब कुछ ठीक कर रही थी, अर्निंग्स, सेल्स बढ़ रही थी, संभावनाएं उज्जवल थी। इन सब के बावजूद स्टॉक पहले ही गिरकर $49 पर आ गया था और रिपोर्ट आने के बाद के हफ्तों में ये और गिरकर लगभग $36 हो गया। ये विश्वास करना मुश्किल था। इन्वेस्टर्स इस इनएस्केपेबल कंक्लूजन पर पहुंचे। जॉनसन एंड जॉनसन के साथ स्टॉक के प्राइस नीचे जाने में कुछ भी गलत नहीं था। यहाँ कंपनी में प्रॉब्लम नहीं थी, हेल्थ केयर स्केयर प्रॉब्लम थी। 1993 में अमेरिकी पार्लियामेंट बहुत सारे हेल्थ केयर रिफॉर्म प्रपोजल्स पर डिबेट कर रही थी। इन्वेस्टर्स को चिंता थी कि अगर क्लिंटन प्रपोजल्स कानून बन गए तो हेल्थ केयर कंपनीज को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने अपने बाकी हेल्थ केयर स्टॉक्स के साथ जॉनसन एंड जॉनसन को छोड़ दिया। इस दौरान पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को झटका लगा। अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के पास अपना रास्ता होता तो इस चिंता में से कुछ को जस्टिफाई ठहराया जाता, लेकिन फिर भी जॉनसन एंड जॉनसन एक सामान्य हेल्थ केयर कंपनी से कम प्रभावित होती, क्योंकि इसी एनुअल रिपोर्ट में ये भी था कि जॉनसन एंड जॉनसन के प्रॉफिट्स का 50% से ज्यादा अपने इंटरनेशनल बिजनेस से आया था। क्लिंटन प्रपोजल से उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। साथ ही इन्वेस्टर्स को ये भी पता चला कि कंपनी के प्रॉफिट्स का 20% शैम्पू, बैंडेड्स और दूसरे कंज्यूमर आइटम से आया था, जिनका फार्मास्यूटिकल से कोई लेना देना नहीं था, जिसे क्लिंटन ने रिफॉर्म के लिए टारगेट किया था। इन सबसे पता चल रहा था कि जॉनसन एंड जॉनसन के पास उस खतरे के लिए लिमिटेड रिस्क था, जिसके बारे में लोग चिंता कर रहे थे। उस एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने और ये तय करने में 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा कि जॉनसन एंड जॉनसन $49 पर पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी बाइंग रेट पर था। जॉनसन एंड जॉनसन एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, जिसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टर्स को फुल टाइम प्रोफेशनल इन्वेस्टर या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होने की जरूरत हो। ये एक इजी कॉल था। स्टॉक नीचे था जबकि कंपनी के फंडामेंटल्स में सुधार हो रहा था, जैसे कि नाइकी के मामले में हुआ था। इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। इस बुक के ऑथर पीटर लिंच ने 1993 में यूएसए टुडे में एक आर्टिकल में जॉनसन एंड जॉनसन को बाय करने की रिकमेंडेशन की थी, जब स्टॉक $43 में बिक रहा था। 1994 में वॉल स्ट्रीट वीक में लुई रूकेसर के साथ उन्होंने फिर से इसको बाय करने की सिफारिश की। तब तक स्टॉक $37 पर था। फैक्ट ये है कि ये $7 गिरा था। पीटर लिंच बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट से उन्हें पता चला कि सेल्स और अर्निंग्स बढ़ रही थी, इसलिए स्टोरी बेहतर हो रही थी। कम प्राइस पर ज्यादा शेयर खरीदने का ये एक सही मौका था। लिंच ने 1994 के मिड समर में एक बार फिर जॉनसन एंड जॉनसन को बाय करने की एडवाइस दी। स्टॉक $44 तक पहुंच गया था, लेकिन ये अर्निंग्स पर अभी भी सस्ता था। अक्टूबर 1995 तक ये $80 से ऊपर बढ़ गया था। 18 महीनों में प्राइस दुगनी हो गई थी और जिन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा लगाया था उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों, लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क है। आप ऐसे कौन से शेयर के बारे में जानते हैं जिसके फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन प्राइस कम है? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। हम सब मिलके अच्छे शेयरों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड।